Hello everyone, this is the second video lecture on the topic estimation under IIT JAM MS lecture series। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मेथड ऑफ मोमेंट्स, CR इनइक्वालिटी एंड राव ब्लैकमैलाइजेशन थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर हैविंग हियर इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो MLE क्या होता है? देखो, अब जैसे इसका नाम ही बोल रहे हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, तो वी आर गोइंग टू एस्टिमेट समथिंग यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ओके, so likelihood, these are two concepts. There is something maximum and there is likelihood. So maximization is a concept from mathematics and likelihood is a concept from stats. Okay, so let's break it. तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे चीज आती है कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है। लाइक हमें इसका जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, तो हमें जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा उसको मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइक्लीहुड फंक्शन होता क्या है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो अपने पास कोई रैंडम सैंपल होगा। ओके, कोई सा रैंडम सैंपल है x1 टू xn, ओके, एन साइज का, किसी पॉपुलेशन से जिसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया fx थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो पैरामीटर हो गया। ओके, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन इज बेसिकली द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लाइक हमारे पास सैंपल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? n सैंपल ऑब्जर्वेशन होगी। अब ये सारे सैंपल IID होंगे। अब इनमें से जितने भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं, इन सब का हम जॉइंट PDF लिखेंगे एक बार, उसको हम लाइक्लीहुड फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो नीचे मैंने इसको डिनोट किया L थीटा से। दिस वन इज f ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn गिवन थीटा, क्योंकि थीटा पैरामीटर है यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये IID थे तो सब इंडिपेंडेंट थे, तो f x थीटा, f x2 थीटा, f सोन f xn थीटा। Okay, this one is the joint distribution function. Now this can be written as L theta will be multiplication of fx theta. Okay, तो इसको हम लाइक्लीहुड फंक्शन बोलते हैं। अब ये तो हो गया अपना स्टैट्स वाला पार्ट। अब MLE में हमें क्या करना है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, वो हमें एस्टिमेट देगा। दैट वन इज MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। ओके, तो अब लाइक्लीहुड फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब क्या करना है? हमें करना है इसका मैक्सिमाइजेशन। तो हमने मैथ्स में क्या पढ़ा है? किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते थे? अब यहाँ पे अपने पास पैरामीटर है थीटा, तो हम L थीटा को मैक्सिमाइज करेंगे। तो उसके ऊपर बात करते हैं अब। तो लाइक इसको देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाया है रफली, कि मेरे पास एक साइड L थीटा है और एक साइड थीटा है। ठीक है, तो जैसे थीटा चेंज हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग L थीटा अपना फंक्शन कुछ ग्राफ बना रहा होगा। ओके, अब हमें क्या करना है? जो L थीटा इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे रहा था मेरे पास, तो इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें जो मिलेगा वो MLE होगा। ओके, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं तो क्या करते हैं? उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एंड इक्वेट टू 0। ओके, वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं एट दैट क्रिटिकल पॉइंट। इफ दिस कम आउट टू बी लेस देन 0, देन एट दैट पॉइंट वी से देयर एग्जिस्ट मैक्सिमा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डेल्टा एल थीटा बाई डेल्टा थीटा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा स्क्वेयर एल थीटा बाई डेल्टा थीटा स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने स्क्वेयर लगाना भूल गया, तो यहाँ पे स्क्वेयर आएगा, डेल्टा थीटा स्क्वेयर लेस देन 0। ओके, तो ये अपने पास मैक्सिमा की कंडीशन होगी। तो हमें MLE कैसे निकालना है? हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा, उसका लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है। दैट वन इज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसको हमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है, क्रिटिकल वैल्यू जाएंगी। उसके ऊपर उसका सेकंड डेरिवेटिव देखना है। इफ दिस कम आउट टू बी लेस देन 0, देन वी से दैट दिस इज द MLE। ओके, अब यहाँ पे देखो, पैरामीटर हमारे पास सिंगल पैरामीटर था थीटा। अब लाइक हमें कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, लाइक नॉर्मल पॉपुलेशन दे देगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें अपने पास दो पैरामीटर होंगे, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू के लिए भी निकालने के लिए दे सकता है, सिग्मा स्क्वायर के लिए भी दे सकता है। तो जिसके लिए निकालने के लिए दे रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद जो MLE हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट हमने पढ़ लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इफ MLE एग्जिस्ट, कि अगर MLE एग्जिस्ट कर रहा होगा, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट इन द क्लास ऑफ सच एस्टिमेटर्स। ठीक है, अगर रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो अगर MLE एग्जिस्ट कर रहे हैं तो MLE इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर, अगर रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ ए सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट, इट इज द फंक्शन ऑफ MLE। ठीक है, अगर किसी एस्टिमेटर के लिए, किसी पैरामीटर के लिए अगर हमें सफिशिएंट एस्टिमेटर मिल रहा है, ठीक है, तो दिस वन इज द फंक्शन ऑफ MLE। थर्ड प्रॉपर्टी है, MLE इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, MLE हमेशा कंसिस्टेंट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, MLE मे और मे नॉट बी अनबायस्ड। हो सकता है हमारे पास MLE है वो अनबायस्ड हो, और हो सकता है वो अनबायस्ड हो। ठीक है,
फिफ्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास टी एक ml ली है थीटा के लिए, थीटा पैरामीटर था, टी एस्टिमेटर होगा, इफ टी इज ml ऑफ थीटा एंड एक फंक्शन मैंने फाई फंक्शन बनाया, दिस इज ए वन वन फंक्शन। ओके, इफ दिस फंक्शन इज ए वन वन फंक्शन ऑफ थीटा देन फाई टी इज ml ऑफ फाई थीटा। ठीक है, दिस वन इज नोन एज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इसको याद रखना है, इसके एप्लीकेशन पार्ट में आ जाता है। तो ये था हमारे पास MLE। तो MLE की वर्किंग को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हमें क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है, फिर क्रिटिकल वैल्यू आ गई, उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है। इफ दिस कम आउट टू बी लेस देन 0 देन दैट वैल्यू विल बी MLE। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स को समझने के लिए हमारे पास हम थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं इसकी, कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन थी जिसका कोई पैरामीटर था म्यू। ओके, दिस वन इज ए पॉपुलेशन जिसका पैरामीटर अपने पास म्यू था। अब इस पॉपुलेशन से हमने कोई सैंपल उठा लिया, ठीक है, दिस वन इज ए सैंपल। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है, इट सेज कि हमारे पास जो सैंपल आया है, ठीक है, अगर हम इसका rth मोमेंट निकालते हैं, ठीक है, किसी सैंपल का rth मोमेंट निकालते हैं, दिस वन विल एस्टिमेट द rth मोमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो इसने क्या कहा, इसको हम देखते हैं अब। इफ वी गोइंग टू इक्वेट पॉपुलेशन मोमेंट्स विद दैट ऑफ सैंपल मोमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे जब मेथड ऑफ मोमेंट्स में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन मोमेंट्स को सैंपल मोमेंट्स पे इक्वेट करते हैं कि पॉपुलेशन का rth मोमेंट विल बी इक्वल टू सैंपल का rth मोमेंट, वहां से हमें उसका एस्टिमेट मिलता है। कैसे, दैट इज मैंने लिखा म्यू आर डैश इक्वल टू एम आर डैश। अगर म्यू आर डैश पॉपुलेशन का मोमेंट था तो एम आर डैश सैंपल का मोमेंट हो गया। तो ऐसे इनको इक्वेट करना होता है। अब मैंने इसका फॉर्मूला खोला है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर आर इक्वल टू 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर आर। ठीक है, ये सैंपल के लिए हो गया और ये वाला पॉपुलेशन के लिए हो गया। ये था अपने पास मेथड ऑफ मोमेंट्स। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस या फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं कि जो MLE था तो वो तो हमेशा कंसिस्टेंट था, लेकिन मेथड ऑफ मोमेंट से जो अपने पास एस्टिमेट आएगा वो कंसिस्टेंट होगा अंडर सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होंगी उन पे ही होगा, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, इन जनरल एफिशिएंट बट नॉट सफिशिएंट। कि जनरली अगर हम देखते हैं कि अगर अपने पास मेथड ऑफ मोमेंट से कोई एस्टिमेट आया है तो वो एफिशिएंट तो होगा लेकिन सफिशिएंट नहीं होगा। इन जनरल का गया है यहाँ पे। ओके, ये था अपने पास मेथड ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने कवर किया है MLE और मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आने चाहिए, क्योंकि इनकी वर्किंग पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ईयर में MLE से भी आएगा और मेथड ऑफ मोमेंट से भी आएगा, और बहुत ईजी आता है। MLE में क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, डिफरेंशिएट करना है इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, मेथड ऑफ मोमेंट्स वाले में अपने को पॉपुलेशन मोमेंट्स होंगी, सैंपल मोमेंट्स होंगी, दोनों को इक्वेट करके एस्टिमेट करना है। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है CR इनइक्वालिटी। तो CR इनइक्वालिटी क्या कहती है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अपने पास कोई पॉपुलेशन होगी, ठीक है, XN, जो किसी पॉपुलेशन थीटा को बिलोंग कर रहा होगा। ओके, अब इस पॉपुलेशन के जो थीटा अपने पास पैरामीटर हो गया, इस थीटा के लिए हमने बोला था, जब अनबायस्ड एस्टिमेटर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत से अनबायस्ड एस्टिमेटर आ सकते हैं, तो इसके काफ़ी कुछ अनबायस्ड एस्टिमेटर रहे होंगे। तो उससे अपने पास T एक अनबायस्ड एस्टिमेटर था। ठीक है, गामा थीटा का T एक अनबायस्ड एस्टिमेटर था। तो CR इनइक्वालिटी ने क्या कहा था, CR इनइक्वालिटी ने जो अनबायस्ड एस्टिमेटर था उसका मिनिमम वेरिएंस बाउंड बता दिया था कि जो अपने पास अनबायस्ड एस्टिमेटर आएंगे उनका वेरिएंस हमेशा किसी n पॉइंट से ऊपर रहेगा। ठीक है, n पॉइंट मतलब एक लिमिट बता दी इसने कि वेरिएंस ऑफ T इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस थिंग। ओके, व्हाट इज दिस थिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं अब। तो इन्होंने क्या कहा था, वेरिएंस ऑफ T इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ गामा थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा log L बाय डेल्टा थीटा रेज टू द पावर 2। ओके, ये था CR इनइक्वालिटी वेयर L इज लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने को जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेंगे, जो अनबायस्ड एस्टिमेटर अपने को मिला है T, इसने बोला कि उसका वेरिएंस हमेशा इस क्वांटिटी से ज़्यादा होगा, या तो इससे इक्वल या इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको जो अपने पास डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी गई है, इसको हम और 2-3 फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक दिस, वेरिएंस ऑफ T इज ऑलवेज ग्रेटर देन गामा डैश T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ D2 log L बाय डेल्टा थीटा स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। कि मतलब हमें क्या कर रहे हैं, बस log L है उसको डिफरेंशिएट करता है या फिर उसके और फंक्शंस बना के लिख रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। लाइक थर्ड वाले फंक्शन में जो f लिखा गया है, दिस इज
डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब जो सी आर इनइक्वालिटी थी वो किन्हीं कंडीशंस के ऊपर थी। रेगुलेटरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही थी तो वहाँ पे वेरिएंस ऑफ टी इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। ओके, तो बस हमें इस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद रखना है और इसको अप्लाई करना है, रेगुलेटरी कंडीशंस के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो है IIT JAM MS के लिए, तो उसके रेस्पेक्ट में ही हम चीज़ें पढ़ेंगे। हम वो पढ़ेंगे जो चीज़ वहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड है नहीं, तो जो पढ़ना है उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। सी आर इनइक्वालिटी क्या कहा था, इन्होंने वेरिएंस ऑफ टी का बाउंड दे दिया था कि जो टी है अनबायस्ड एस्टिमेटर, उसका बाउंड दिया मैंने कि हमेशा वेरिएंस ऑफ टी हमेशा इस वाली क्वांटिटी से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, अब देखो सी आर इनइक्वालिटी ने हमें एक बाउंड दिया था कि वेरिएंस ऑफ टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन से एन, जो अपने पास क्वांटिटी बन रही थी मैंने उसका नाम एन दे देता हूँ, कि वेरिएंस ऑफ टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, कि अपने पास जो टी आएगा उसका वेरिएंस इस एन से बड़ा होगा। अब कोई ना कोई ऐसा टी मिला होगा कि जहाँ पे हमें उसका बाउंड भी मिल गया होगा कि वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू द मिनिमम वेरिएंस दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं अब यहाँ पे कि मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, कि जो मिनिमम वेरिएंस है वो बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब टी को इसका लोअर बाउंड अटेन करने के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो नीचे लिखी गई है। इफ डेल्टा log L by डेल्टा थीटा इक्वल टू टी माइनस गामा थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा थीटा। अगर हम जब डेल्टा log L by डेल्टा थीटा को इक्वेट करते हैं या फिर सोल्व करते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, लाइक टी माइनस गामा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। तो इस केस में अपने पास जो टी एस्टिमेटर हो गया यहाँ पे, दिस विल अटेन द लोअर बाउंड ऑफ ए वेरिएंस। ठीक है, एंड व्हाट विल द वेरिएंस हियर, तो वेरिएंस ऑफ टी विल बी गामा डैश थीटा इनटू डेल्टा थीटा। ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर टी टू अटेन इट्स लोअर बाउंड ऑफ वेरिएंस, इसको याद रखना है। ओके, इसके बाद हमने एक स्टार करके एक चीज लिखी है, इफ टी इज द मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, अगर टी मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, देन ए टी प्लस बी, ए और बी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, दिस विल बी द मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर ऑफ ए थीटा प्लस बी, बेसिकली इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। ओके, तो सी आर इनइक्वालिटी में सबको समझ में आया होगा कि सी आर इनइक्वालिटी में हमने क्या किया, जो अनबायस्ड एस्टिमेटर था उसके वेरिएंस का लोअर बाउंड हमने फाइंड किया, और वो लोअर बाउंड को फाइंड किया उसको अटेन करने के लिए कंडीशन हमने अभी देखी, इफ डेल्टा log L by डेल्टा थीटा कम आउट टू बी टी माइनस गामा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा या फिर लैम्डा थीटा। ठीक है, कोई भी फंक्शन लिख रखा है मैंने, तो अगर इस फॉर्म में आ गया तो वो लोअर बाउंड को अटेन कर लेगा। ये था सी आर इनइक्वालिटी। इसके बाद अपने पास आता है राव ब्लैकवेलाइजेशन थ्योरम। तो राव ब्लैकवेलाइजेशन थ्योरम नीड क्यों पड़ी या फिर क्यों आया, तो अब देखो ऊपर वाले फंक्शन में हमने लाइक्लीहुड फंक्शन लिया, उससे हमने लोअर बाउंड निकाला। राव ब्लैकवेलाइजेशन ने क्या कहा था कि अगर हमें मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है, अगर हमें मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए, थ्रू द यूज ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो हमने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक पढ़ा था उसका यूज करते हुए अगर मुझे मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है तो उसके लिए राव ब्लैकवेलाइजेशन ने अपनी थ्योरम दी थी। इसको पढ़ते हैं। अब ये क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास u कोई एस्टिमेटर है, u इज सम एस्टिमेटर एंड दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, u इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, लेट t बी ए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ऑफ गामा थीटा। ठीक है, इन्होंने दो एस्टिमेटर डिफाइन किए कि u तो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया, t सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो गया। ठीक है, गामा थीटा के लिए। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं u गिवन t, एक्सपेक्टेशन ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर गिवन सफिशिएंट एस्टिमेटर, दिस कम आउट टू बी phi t। okay, this will be a function of t and this is phi t। okay, and if expectation of phi t equal to gamma theta, कि अगर ये phi t फंक्शन बन रहा है, ये दो कंडीशन इन्होंने बोली कि हम एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे u given t, this come out to be phi t and expectation of phi t equal to gamma theta। ठीक है, phi t is an unbiased estimator of gamma theta such that, फिर क्या होगा कि जो वेरिएंस ऑफ phi t जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया एक्सपेक्टेशन ऑफ u given t, जो वेरिएंस ऑफ phi t होगा दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ u। ठीक है, तो यहां से हमने क्या समझ में आया, हम एक चीज समझ पाए कि हमने क्या किया, हमने कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर लिया, उसके बाद हमने कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर लिया, उसके बाद हम अनबायस्ड गिवन सफिशिएंट एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेशन निकाली, दिस विल कम आउट टू बी ए फंक्शन phi t। ओके, फिर हमने देखा कि जो phi t है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का, सच दैट वेरिएंस ऑफ phi t इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ u। ठीक है, तो जनरली इसमें हमें क्या मतलब रिजल्ट क्या निकला, हम रिजल्ट लेके चलेंगे कि हमारे पास एक
यू था जो अनबायस्ड एस्टिमेटर था, ठीक है। अनबायस्ड एस्टिमेटर को सफिशिएंट एस्टिमेटर के साथ कुछ वर्किंग करके लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वन निकाल के हमने एक और फंक्शन बना दिया दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर गामा थीटा एंड हैविंग इट्स वेरिएंस लेस देन इक्वल टू द गिवन अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। जो इनिशियल में हम अनबायस्ड एस्टिमेटर लेके चले थे उससे भी कम वेरिएंस वाला अनबायस्ड एस्टिमेटर हमने जनरेट कर दिया दैट इज phi t। ओके, दिस वाज राव इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो जो phi t हो गया, दिस इज द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। कि कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर लेके चले थे लेकिन उससे भी कम अनबायस्ड एस्टिमेटर वेरिएंस हमने निकाल लिया दैट इज phi t। सो phi t इज मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। उसके बाद हमने स्टार करके या फिर नोट करके चीज़ लिखी है कि अगर रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, रेगुलरिटी कंडीशंस कुछ होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं एंड MVBUE मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो जो मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर है दिस विल बी ऑल्सो द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। ओके, कि अगर अपने पास रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर रहा है तो यही मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट CR इनइक्वालिटी एंड राव इक्वलाइजेशन थ्योरम।